वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 510 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और फाइनल टर्म के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, आज के इस ट्यूटोरियल को। तो कस्टमर फोकस की हम बात करते हैं तो टोटल जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसको इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स है उनको डिटरमाइन किया जाए और उनको पूरा भी किया जाए, और एम क्या हो कि इन्हेंस किया जाए, बढ़ाया जाए कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि आज का जो दौर है, जाहिर बात है, इसमें कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के पास हर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी होती है और ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। सो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन की हम अगर बात करते हैं तो जो सक्सेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो डिपेंड करती है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और सेटिस्फाई करने के ऊपर, और करंट और जो फ्यूचर नीड्स होती हैं और जो एक्सपेक्टेशन होती है कस्टमर की, और साथ में जो दूसरी पार्टीज़ होती हैं वो भी। और क्वालिटी पॉलिसी की हम बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी पॉलिसी होती है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल पॉलिसीज़ होती हैं उसके मुताबिक। ऐसा ना हो कि ओवरऑल पॉलिसीज़ कुछ और हैं और जो क्वालिटी पॉलिसी है वो कुछ और। सब कॉन्ट्रैक्टिंग या फिर टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट जो होती है लोगों की, उसको कंसिडर करना चाहिए इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव किया जा सके। इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल रिसोर्स है कंटिन्यूअल डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज बेस का, और जो है वो स्टिमुलेट कर सकता है इनोवेशन को भी। और इन्फॉर्मेशन जो है वो एसेंशियल होती है फैक्चुअल डिसीजन मेकिंग के लिए भी, ऐसे डिसीजन मेकिंग जो कि फैक्चुअल बेस्ड हों। और प्रोसेस इनपुट को डिफ़ाइन करना चाहिए और रिकॉर्ड हो ताकि प्रोवाइड किया जा सके बेस जो है फॉर्मुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट की, जो कि यूज़ हो वेरिफिकेशन के लिए और वैलिडेशन के लिए आउटपुट की। और इनपुट जो है वो हो सकते हैं इंटरनल भी या फिर जो एक्सटर्नल भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इनपुट रिक्वायरमेंट क्रिटिकल होती हैं प्रोडक्ट्स के हिसाब से, प्रोडक्ट के लिए एक्चुअली। और प्रोसेसेस जो है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए ताकि असाइन किया जाए अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिसोर्सेस। इंटरनल इनपुट्स के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर पॉलिसीज़ आ जाती है, स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, स्पेसिफिकेशंस आ जाती है, इसके अलावा स्किल रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, डिपेंडेबिलिटी रिक्वायरमेंट भी आ जाती है, डॉक्यूमेंटेशन और जो डेटा होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के हवाले से, और इसके अलावा आउटपुट जो होते हैं दूसरे प्रोसेसेस से। सप्लायर्स की हम बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सप्लायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना चाहिए प्रोसेसेस ताकि आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल सप्लायर को, और या फिर डेवलप करें एग्जिस्टिंग सप्लायर्स को भी इवेल्यूएट करें उनकी एबिलिटी के वो सप्लाई कर सकें जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वक्त पे नहीं मिलेगी तो फिर इस तरह ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। तो सप्लायर की एबिलिटी को भी इवेल्यूएट करने की ज़रूरत होती है। कस्टमर प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपर्टी के रिलेशन के हवाले से, और अदर एसेट्स जिनको ओन करते हैं कस्टमर, और दूसरी जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं एंड अंदर द कंट्रोल जो है ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि प्रोटेक्ट किया जाए वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की। इंटरनल ऑडिट की हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए इंटरनल ऑडिट जो है प्लान इंटरवल के ऊपर, ताकि डिटरमाइन करें कि क्या जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है मतलब उसके हवाले से तो कि कंफर्म करता है वो जो प्लान अरेंजमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंटरनल स्टैंडर्ड, और एंड टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट जो कि इस्टेब्लिश की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एंड इज़ इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, और क्या जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड है और मेंटेन है। तो ये दोनों ही चीज़ें। इंटरनल ऑडिट में हम अगर बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना चाहिए इंटरनल ऑडिट प्रोसेस, ताकि वो असेस करे जो भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। जाहिर बात है जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में भी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं। इंटरनल ऑडिट प्रोसेस जो है वो रिव्यू भी कर सकता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दूसरी एक्टिविटीज़ की, और सपोर्ट करता है प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेल्फ असेसमेंट की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना चाहिए इस्टेब्लिश करना और इम्प्लीमेंट करना एक सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस, और जो रेंज और डेप्थ होती है असेसमेंट की वो प्लान होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हवाले से, उनके रिलेशन के हवाले से, और जो प्रायोरिटीज़ होती हैं। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअली इम्प्रूव करना चाहिए इफेक्टिवनेस जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की,
क्वालिटी पॉलिसी के यूज़ के ज़रिए। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, ऑडिट रिजल्ट, एनालिसिस ऑफ डेटा, करेक्टिव और प्रिवेंटिव जो एक्शन होते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन वही होता है कि रोक दिया जाए किसी भी चीज़ को पहले ही होने से, और जो मैनेजमेंट का रिव्यू होता है। करेक्टिव एक्शन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए प्रोसेस करेक्टिव एक्शन के लिए। करेक्टिव एक्शन प्लानिंग के अंदर शामिल होता है कि इवेल्युएट किया जाए जो सिग्निफिकेंस होती है ऐसी प्रॉब्लम्स की जो कि अफेक्ट कर रही हैं क्वालिटी को, और एवेल्यूशन होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो पोटेंशियल इम्पैक्ट होता है उन एस्पेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, परफॉर्मेंस, डिपेंडेबिलिटी, सेफ्टी और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। और प्रिवेंटिव एक्शन की बात करते हैं। प्रिवेंटिव का मतलब ये होता है कि रोका जाए किसी चीज़ को। ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करना चाहिए प्रिवेंटिव मेथडोलॉजीज़ ताकि आइडेंटिफाई करें जो भी कॉजेज़ हैं, वजूहात हैं पोटेंशियल नॉन कन्फर्मेंस की। और एग्जाम्पल ऑफ इस तरह की जो मेथडोलॉजीज़ की एग्जाम्पल है, इसमें रिस्क एनालिसिस आ जाता है, ट्रेंड एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, फॉल्ट फ्री एनालिसिस, फेलियर मोड्स, और इसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ क्रिटिकली एनालिसिस आ जाता है। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल की बात करें, सिमरात प्रोसेस इंप्रूवमेंट अप्रोच होती है जो कि बेस करती है प्रोसेस मॉडल के ऊपर। और सिमरात जो है वो ये भी होता है कि स्पेसिफिकली टू फर्स्ट सच मॉडल जिसको डेवलप किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने 1980s में। इसी के साथ साथ जो फैमिली है प्रोसेस मॉडल की डेट फॉलोड। नाउ द लीडरशिप फॉर क्वालिटी। लीडरशिप फंडामेंटल है मैनेजमेंट के लिए, और जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, तो ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है कि लीडरशिप जो है वो प्ले करती है क्रूशल रोल टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ दी व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज अप्रोचेज होती हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है ताकि इंश्योर करे सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मार्केट प्लेस के अंदर। और ये जो अप्रोचेस होती है टिपिकली सेट फोर्थ होती हैं कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट में, जो कि स्ट्रेटजिक प्लान कहलाया जाता है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होती है जो कि बेस करती है तमाम जितने भी एक्शंस, एक्टिविटीज़, डिसीजन होते हैं जिसके ऊपर ऑन व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली, ज़्यादा मुमकिन तौर पर जो है वो होता है वो एक एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर, ताकि इंश्योर करे सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मार्केट प्लेस के अंदर। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होते हैं अनलेस के वो कंट्रीब्यूट करें सक्सेस को मार्केट प्लेस के अंदर। नाउ द वर्कफोर्स को लाजमी तौर पर डेवलप करना चाहिए। ऑनरशिप जो है क्वालिटी प्रोसेस की ऑनरशिप और एम्पावरमेंट जो है वो देती है एम्प्लॉय को राइट के उनके पास एक आवाज़ हो, वॉइस हो, डिसाइड करने में कि क्या ज़रूरत है होने की और कैसे उसको जो है वो किया जाए। और ये बेस करता है इस बिलीफ के ऊपर कि क्या गुड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ही चीज़ गुड भी है इंडिविजुअल के लिए, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है वो इंडिविजुअल के लिए भी बेटर है। फ्लो चार्ट्स की बात करते हैं तो एक पिक्चर होती है प्रोसेसेस की जो कि सीक्वेंस शो करता है स्टेप्स जो कि परफॉर्म किए गए। फ्लो चार्ट को बेस्ट डेवलप किया जाता है उन लोगों के ज़रिए जो शामिल होते हैं प्रोसेस एम्प्लॉइज़ में, सुपरवाइज़र एंड मैनेजर्स और जो कस्टमर, इन तमाम लोगों में जो शामिल हैं। चेकशीट्स की हम बात करते हैं, ये टूल्स जो है वो मदद करते हैं डेटा कलेक्शन के अंदर। जब डिज़ाइन किया जा रहा होता है एक प्रोसेस के कलेक्ट किया जाए डेटा को, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि पूछने जाने चाहिए, जैसे कि व्हाट क्वेश्चंस आर वी ट्राइंग टू आंसर, किस तरह के क्वेश्चंस हम ट्राई कर रहे हैं आंसर देना, एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन, किस तरह के डेटा की हमें ज़रूरत होगी आंसर देने के लिए। हिस्टोग्राम की हम बात करते हैं तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफ बनाया जाता है, वेरिएशन को शो किया जाता है, जो डेटा के अंदर वेरिएशन आ रही है एक सेट ऑफ डेटा के अंदर शो किया जाता है, यानी कि ग्राफिकली तौर पे वेरिएशन को कुछ दिखाया जाता है सेट ऑफ डेटा के अंदर। तो सेट ऑफ डेटा के अंदर वेरिएशन आती है, उसको ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हिस्टोग्राम होता है। और ये फ्रीक्वेंसी शो करता है या फिर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है एक पार्टिकुलर वैल्यू की या फिर एक स्पेसिफाइड ग्रुप के अंदर। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की हम बात करते हैं तो मोस्ट यूज़फुल टूल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए जो कॉजेज़ होते हैं प्रॉब्लम की, वो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है जो कि फिश बोन के तौर पर भी जाना जाता है। और इसको अगर आप इसको देखेंगे तो ये फिश बोन की तरह दिखाई देती है इसकी जो डायग्राम होती है। इसको इशिकावा डायग्राम भी कहा जाता है।
ये डायग्राम एक सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एक आउटलाइन की, जो कि रिप्रेजेंट करती है एक चेन जो है कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स की, एक चेन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है डायग्राम। स्केचर डायग्राम की बात करते हैं तो ये इलस्ट्रेट करती है रिलेशनशिप को शो करती है वेरिएबल्स के दरमियान, जैसे कि जो परसेंटेज है इंग्रेडिएंट्स की इन एन एलॉय के अंदर, और जो हार्डनेस है एलॉय की, या फिर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय एरर्स हैं, या फिर जो ओवर टाइम वर्क है। टिपिकली वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं पॉसिबल कॉज, और एक इफेक्ट जो है वो हासिल होता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम से। क्रॉस फंक्शनल टीम्स की हम बात करते हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम्स जो है वो यूनिक नहीं है टोटल क्वालिटी के लिए, ये कॉमनली यूज्ड होती हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर। क्रॉस फंक्शनल की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज से लोग आते हैं, जैसे कि एक ही फंक्शनल एरियाज़ के अंदर, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, इसके अलावा आईटी है और प्रोडक्शन है, ये तमाम जो है डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ के लोग हो जाते हैं। For example, but are increasingly become a mainstay of quality programs। और वर्चुअल टीम्स की हम बात करें, आज के दौर में काफ़ी कॉमन होती हुई जो टीम है वो वर्चुअल टीम देखने में आ रही है। ऐसा ग्रुप होता है लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो कि क्लोजली वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ, इसके बावजूद कि वो जोग्राफिकली तौर पर सेपरेट होते हैं, यानी कि मेंबर्स जो है वो जोग्राफिकली तौर पर फैले होते हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। वो एक ऑफिस के अंदर नहीं होते, इवन कि वो एक सिटी के अंदर भी ना हो, तब भी जो है वो टीम मेंबर होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और रेयरली तौर पर ऐसे लोग आपस में फ़ेस टू फेस मिलते हैं, यानी कि दूर से ही उनका इंट्रैक्शन होता है। और आज के दौर में इस तरह की टीम्स ज़ाहिर बात है काफ़ी कॉमन है, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए, टेलीफोन, फैक्स, शेयर डेटाबेसेस और कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंटरनेट के ज़रिए, तो ज़ाहिर बात है इस तरह की टीम बनाना काफ़ी आसान हो चुका है। नाउ द कम्युनिकेशन क्या है? अब कम्युनिकेशन जो है वो ज़ाहिर बात है एक इसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक, एक जगह से दूसरी जगह तक इन्फॉर्मेशन जो है वो जाती है। और ये की प्रोसेस होता है किसी भी टीम के लिए कि उसके ज़रिए इम्प्रूव किया जाता है क्वालिटीज़ को। स्टीयरिंग कमिटीज़ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं प्रायोरिटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। सो क्वालिटी के अंदर भी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो इस वजह से क्योंकि एम्प्लॉई तक जो बात पहुंचानी है क्वालिटी के हवाले से, अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो ही सही तरह पहुंच पाएगी, और एम्प्लॉई भी उसको सही तरह रिसीव करेगा जिस तरह से करनी चाहिए। तो अच्छी कम्युनिकेशन के ज़रिए क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाता है। सो जो मेम्बर्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स की, कम्युनिकेट करते हैं ख़ुद एक दूसरे से, और साथ में उनके जो इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि कस्टमर के साथ भी अच्छी कम्युनिकेशन ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि कस्टमर की क्या क्या प्रॉब्लम है और फिर कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स जो है वो अक्सर प्रेजेंट करती है उनकी जो रिकमेंडेशन होती है मैनेजमेंट को। और कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो ये की प्रोसेस में से है, कोऑर्डिनेट करने के लिए टीम वर्क जो है दूसरी टीम्स के साथ और डिपार्टमेंट्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और टीम वर्क जो है वो आइसोलेशन के अंदर नहीं हो सकता, अकेले कोई नहीं कर सकता। टीम वर्क जो है ज़ाहिर बात है मिल के ही किया जाएगा। और मेंटेन किया जाता है गुड रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप आउटसाइड द टीम, और ये एक क्राइटेरिया में से है टीम इफेक्टिवनेस के लिए। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। सो नॉलेज जो है वो ह्यूमन कैपेसिटी है, पोटेंशियल भी और एबिलिटी के इफेक्टिव डिसीजन लिया जाए। और एक्शन जो होते हैं इन वेरिड और अनसर्टेन कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में एक्शन लेना जो कि वेरी कर रही हैं, एक जैसी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, कभी एक है तो कभी दूसरी है, और अनसर्टेन कंडीशन से गैर यकीनी सूरत हाल है। सो इंसानों के पास नॉलेज होती है, उसको कैरी करते हैं, पोजेस करते हैं, और वो दो तरह की होती है, नेमली तौर पर एक्सप्लिसिट और टैसिट। और नॉलेज मैनेजमेंट में होता क्या है कि ट्रांसफॉर्म किया जाता है डेटा को इन्फॉर्मेशन के अंदर, और इसके अलावा एक्विजिशन होती है या क्रिएशन होती है या शेयर ऑफ नॉलेज होती है। नाउ दी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन तो लर्न करता ही है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी होती हैं जो कि लर्न करती हैं, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। सो एक इंडिविजुअल को लाजमी तौर पर लर्न करना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनाइजेशन को भी। और जो प्रोफेसर पीटर सेंजे हैं MIT के, इन्होंने पोर्ट्रे किया ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को एज गोइंग बियॉन्ड द मेयर कैप्चर ऑफ नॉलेज, यानी कि वो इससे बाहर है, सिर्फ कैप्चर करना ही नहीं है नॉलेज को, बल्कि इससे आगे है, जिसके अंदर शामिल है हासिल करना डीपर और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के कैसे जो है वो चीज़ें वर्क करती हैं।
सो सिर्फ नॉलेज का हासिल करना ही लर्निंग के अंदर शामिल नहीं है, जो प्रोफेसर पीटर संजय का कहना है, बल्कि इसके अंदर ये भी शामिल है कि डीपर और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना कि कैसे चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और ना इसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।